मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर मैं आप तमाम दर्शकों और फॉलोअर्स का हमारे इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में स्वागत करती हूं। और आज का हमारा जो विषय है वो जुड़ा है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से। हालांकि इस विषय को हमने पहले भी उठाया था, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आते हैं जो कहीं ना कहीं एक महिला की फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, जो एक पुरुष की फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। और उसमें एक कारण आता है जेनेटिक रीजन के कारण भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। इसके पीछे के क्या कारण है, इसका निदान कैसे किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और अगर एक महिला या पुरुष में ये जेनेटिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना कितनी बढ़ती है या कितनी कम हो जाती है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर दीपांजना दत्ता, जो एक जेनेटिक काउंसलर भी है, जेनेटिक कंसल्टेंट है। डॉक्टर दीपांजना दत्ता, एक बार फिर से आपका हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। डॉक्टर दीपांजना, जिस तरह से आज हमारा जो विषय है वो है जेनेटिक फैक्टर्स के कारण जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। तो इनफर्टिलिटी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कपल जो 35 एक महिला जो 35 के नीचे हो और एक साल कोई भी निरोधक का यूज ना करते हुए संतान प्राप्ति अगर उनको ना हो, तो इसको हम लोग बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि 35 से ऊपर महिला है और 6 महीना उन्होंने कोई भी निरोधक गर्भ निरोधक नहीं यूज किया होगा या फिर कोई भी बैरियर्स नहीं यूज किया होगा, तो उनका भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आया तो इसको हम लोग इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और एक चीज होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जिनका पहला बच्चा हो चुका है लेकिन जब दूसरा बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है तो कंसीव करना, इन लोगों को गर्भ से बच्चा पेट से आना नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी? देखिए, जब हम अगर कॉजेस बोलेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है फीमेल फैक्टर्स, महिलाओं के लिए जो इश्यूज आते हैं, पुरुष के लिए इश्यूज हो सकते हैं, या फिर दोनों की वजह से, और जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं कि नॉर्मल वजह जो है वो तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक एक करके समझाया जाए, तो अगर हम पुरुष से शुरू करते हैं, जो हम जो ऐसे ही देखा जाता है पुरुष में, ये ऐसा होता है कि इन लोगों के अगर हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में बोलते हैं तो इन लोगों का मेन इश्यूज होता है कि 3 हो सकता है। एक कि जो हमारा शुक्राणु है वो जितना नंबर में होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं कि ऐसे 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, इससे कम है। अब कम कितना कम है? कम ऐसा है कि 10,000 10 मिलियन है या 8 मिलियन है, या फिर ऐसा है कि है ही नहीं। तो इसके ऊपर से हमारा कुछ वजह रहेगा। तो इनको हम लोग डिवाइड करते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया में, जिसका मतलब है स्पर्म्स तो, शुक्राणु तो है लेकिन कम है, और दूसरा चीज जो है वो हम बोलेंगे कि शुक्राणु है ही नहीं सीमेन में, ऐसा। तो अब पहले चीज को लेके अगर डील करेंगे कि शुक्राणु कम है, तो इसका हमारे पास फिर से 2 वजह हो सकता है। एक वजह हो सकता है कि जहां से ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहां पर ही कम है, या फिर दूसरा चीज है कि ये प्रोड्यूस तो ठीक हो रहा है, हमारा जहाँ पे टेस्टिस पे प्रोड्यूस्ड होने का है वहां पे तो ठीक से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन जब ये सीमेन में आ रहा है वहां पे ये घट गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोजूस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया के नाम से बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नहीं, जहां पे बनना चाहिए वहां पे स्पर्म सही से बन ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और ओलिगोजोस्पर्मिया। ये ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा घट के स्पर्म्स शुक्राणु प्रोड्यूस्ड हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि हो ही नहीं रहा है। ये दूसरा जो मैंने समझाया। तो इसका जो वजह है, तो पहले एक एक करके अगर ले तो इसका
पहला जो चीज है, ऐसा हो सकता है कि हमारा हर ये लड़का लड़की दोनों के लिए ही है कि एक एक्सिस होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है वो उससे कुछ केमिकल्स निकलता है, कुछ हार्मोन्स निकलता है जो स्टिमुलेट करता है एक ग्लैंड को, जो जैसे मास्टर हार्मोन का ग्लैंड है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे चीजें निकलती है, हार्मोन निकलता है जो हमारा गोनाड्स यानी कि लड़कों के लिए टेस्टिस और लड़कियों के लिए जिसको हम लोग ओवरीज बोलते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ये सारे शुक्राणु या अंडा का तैयार करने के लिए। तो इसको ये एक्सिस को हम लोग हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस बोलते हैं। अगर इस एक्सिस में कुछ भी गड़बड़ हो जाए हार्मोन्स में या फिर केमिकल्स में, ये केमिकल लोचा आपका ये अंडा या शुक्राणु में इश्यूज क्रिएट करेगा। इसको कम बेसी जो इनफर्टिलिटीज की मेन इश्यूज इसमें होगा। अब ये सारी चीज जैसे मैंने पहले दिन भी बताया कि हर इंसान एक छाछ से जुड़ा होता है, छाछ से बनते हैं। ऐसे 22,000 छाछ है हमारे पास और ये 22,000 छाछ को हम लोग जीन्स बोलते हैं। ये जीन्स जो है वो हर जीन का एक एक फंक्शन है। तो मान लीजिए ये जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो मैंने बताया, इसमें हर जो सिक्रीशंस हो रहा है वो एक छाछ का काम है। तो अगर कुछ भी छाछ में आपका गड़बड़ होगा तो ये हार्मोन्स में गड़बड़ हो सकता है। ये एक वजह हो सकता है जिसको हम लोग जेनेटिक्स के नाम देते हैं। दूसरा एक वजह हो सकता है कि नहीं, जेनेटिक्स में सिक्रीशंस तो सारे ठीक है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल्स के वजह से ये हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, तो फिर भी आपको ये हार्मोन्स के कारण से इनफर्टिलिटी आएगा। कभी कभी ये पिट्यूटरी ग्लैंड में या हाइपोथैलेमस में ट्यूमर्स आते हैं, उसके वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो अगर ऐसे सरल से बताया जाए तो 3-4 कारण हो सकता है जहां से ये एक्सिस का गड़बड़ हो। कोई भी कारण से अगर ये एक्सिस का गड़बड़ आएगा तो आपको ये इश्यूज आएगा। तो ये हो गया एक जनरल व्यू। लेकिन अगर हम वापस आएंगे, अगर जो हम बोल रहे थे कि कम स्पर्म्स होना या स्पर्म्स ना होना, तो एक वजह जो है उसको हम लोग जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो ऐसा है कि स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में लेकिन सीमेन तक नहीं आ रहा है, तो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, वैरिसियोल बोला जाता है इसका, ऐसे चीज होते हैं जो एक्चुअली ये छोटा छोटा जो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे वास डिफरेंस बोला जाता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए इसको ये स्पर्म्स जो है, शुक्राणु जो है वो हमारा सीमेन तक नहीं पहुंचता। तो ये करेक्टेबल है, तो इसमें इश्यूज नहीं आता है। तो नॉर्मली इस वजह से जब इनफर्टिलिटी कम शुक्राणु होता है, इसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, हमने अभी बताया कि ये जेनेटिक रीजंस हो सकता है जिसके वजह से ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया देख रहे हैं या ओलिगोज़ोस्पर्मिया देख रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस। ये होता है एक छाछ है, वैसे ही एक जीन है जिसको हम CFTR बोलते हैं। तो इस CFTR के जीन के गड़बड़ होने की वजह से ये चैनल ब्लॉक्ड हो जाता है। अगर ब्लॉक्ड हो गया तो स्पर्म्स जहां से प्रोड्यूस्ड हो रहा है शुक्राणु, वहां से सीमेन तक नहीं पहुंचेगा और ये एक इनफर्टिलिटी की कॉमन वजह है। दूसरा चीज है, जैसे मैंने बताया हार्मोन्स का, आपका ये जो एक्सिस है, ऐसे हो सकता है कि आप ओबीस हो, आपका जो मोटापन है, ये मोटापन की वजह से हमारा जो एडिपोसाइट्स है, जो लोग मोटे होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू बोल के है जो चीज है वो ज्यादा होता है। ये एडिपोज टिश्यू जो है वो एक चीज सिक्रीट करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो एक्चुअली हमारा ये हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है GnRH, उसको घटाता है। अगर ये घटाता है तो आपका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी थोड़ा, और इससे भी स्पर्म प्रोडक्शन में इश्यूज आएगा। ऐसा ही और एक हार्मोन है जो मेल्स में मिलता है, इसको प्रोलैक्टिन बोला जाता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया यानी कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाने से भी स्पर्म प्रोडक्शन घट सकता है। लेकिन ये दोनों चीज लास्ट में मैंने जो बताया वो करेक्टेबल है। अब
ये तो मैंने बताया कि कम स्पर्म्स होना या स्पर्म्स ना होने की वजह से। अब ऑब्स्ट्रक्टिव मैंने बताया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में भी ये एक्सेस में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं कार्लमैन सिंड्रोम। कार्लमैन सिंड्रोम ऐसे इंसान बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप इन लोगों से बातचीत करोगे तो इन लोगों का जो स्मेल, हम अभी कोविड की वजह से बोल रहे हैं ना कि स्मेल नहीं आता, तो इनका ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है ब्रेन का, उसमें इश्यूज रहता है। और उसके साथ उन लोगों का ऐसे कम स्पर्म्स या स्पर्म्स ना होने का इश्यूज रहते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल्स कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसके वजह से भी ऐसे स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ सकता है। एंड्रोजन इंसेंसिटिव सिंड्रोम है, देयर आर नंबर ऑफ ऐसे जेनेटिक सिंड्रोम्स है जिसकी वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा चीज होता है, जैसे मैंने बताया कि ये 22,000 जो छाछ है वह रहता है कुछ गाड़ी जैसे चीज के ऊपर जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब पिछले दिन भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ऐसे 46 क्रोमोसोम्स है। ये जो 46 क्रोमोसोम्स है वो जोड़े में रहता है तो 23 जोड़ा रहता है, और इसमें एक जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है। XX होने से लड़की है, XY होने से लड़का है। किसी किसी नॉर्मल लड़के में ऐसा रहता है कि इन लोगों को 2 X और 1 Y रहता है। नॉर्मली 1 X और 1 Y रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों में 2 X और 1 Y रहता है। इन लोगों का भी स्पर्म्स का इश्यूज, शुक्राणु का कम बेसी का इश्यूज होता है, और इसी वजह से भी हमारा इनफर्टिलिटी का वजह होता है। अब जब हम सबको पता है कि वाई क्रोमोसोम होने से लड़का होता है, लेकिन इस वाई क्रोमोसोम्स में बहुत कम छाछ है। इसमें एक छाछ है जिसको हम लोग AZF बोल के बोलते हैं, इसको बोलता है एजोस्पर्मिया फैक्टर। अब ये जो एजोस्पर्मिया फैक्टर है, इसका आप पकड़ के चलिए, ये ऐसे एक बिल्डिंग का जैसे 4 फ्लोर्स रहता है, इसका भी ऐसे 4 फ्लोर्स है। तो ये इसका मेन काम है स्पर्म्स जो टेस्टिस में है वहां से उसको ठीक से प्रोड्यूस करना। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो स्पर्म का जो बनना होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये AZF एक बहुत महत्वपूर्ण छाछ है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को देखने के लिए। कभी कभी इसमें गड़बड़ हो सकता है जिसकी वजह से कम बेसी हमारा जो शुक्राणु है वो आ सकता है। तो ऐसे वजह हमारा कम स्पर्म्स या ना स्पर्म्स होने का ये सब हो सकता है। और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पर्म्स का जो नंबर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म्स का हमारा संख्या से कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, जो शुक्राणु को जैसे दिखने में है, उसमें इश्यूज है। अब उसमें इश्यूज होने से क्या होगा कि वो सही से हमारा एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इसके वजह से भी इश्यूज हो सकता है। और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पर्म तो है, हमारा शुक्राणु है, शुक्राणु का संख्या ठीक है, शुक्राणु देखने में ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन हमारा ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु ठीक से मोटाइल नहीं है, ये चल नहीं पा रहा है ठीक से। ठीक है, तो इसके क्योंकि जब कोई भी महिला या पुरुष संजोग में रहता है और इम्प्लांटेशन हो रहा है तो स्पर्म्स को एक डिस्टेंस तक इसको स्विम करके जाना पड़ना होता है। तो इसमें अगर मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ गया तो संख्या से ठीक है, गठन से ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्पर्म्स तैर के जा नहीं सकता एग के पास, और इसी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब हम लोग आएंगे फीमेल इनफर्टिलिटी में। तो फीमेल इनफर्टिलिटी का अगेन 3-4 वजह हो सकता है। एक वजह जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये किसी किसी महिलाओं में आप देखे होंगे कि पीरियड्स नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का प्रॉब्लम होता है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होता है। तो पहला चीज ये है कि जैसे मेल्स का हमने हार्मोन्स का ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस का बात बताया, उस वहां पे टेस्टिस की बात बताया, यहाँ पर ओवरीज का ऐसे स्टिमुलेशन कभी कभी ठीक नहीं होता, ये हार्मोन्स के वजह से ऐसे इश्यूज हो सकता है। तो ये हार्मोन क्या हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है आपका। कभी कभी देयर इज अ प्रॉब्लम जहां पे थायराइड की अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसके वजह से हो सकता है। हम लोग इसको कुशन सिंड्रोम बोलते हैं। किसी किसी महिलाओं में पता नहीं चलता, लेकिन एक
चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैनोनिकल CAH। इन लोगों का दो हार्मोन है, जैसे 17-OHP, 11-OHP, ये 21-OHP, ये सारे हार्मोन्स के नाम है। ये सारे हार्मोन्स में गड़बड़ रहता है तो ये महिलाओं में भी इश्यूज हो सकते हैं। और चीज जैसे कि प्रोलैक्टिन बनने से भी इन लोगों को इश्यूज हो सकते हैं। ये सारे चीज करेक्टेबल है, किसी हद तक ये करेक्टेबल है। दूसरा चीज जो हो सकता है कि हमारा जैसे ठीक से अंडा बन ही नहीं रहा है, हम लोग फॉलिकल देख रहे हैं, फॉलिकल्स कम बनता है, ऐसे हो सकता है। या फिर फॉलिकल्स तो बन रहे हैं लेकिन फॉलिकल्स के अंदर अंडा ठीक से नहीं बन रहा है। ये बहुत रेयर है लेकिन ऐसा चीज हो सकता है, तो इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे भाषा में प्राइमरी ओवेरियन फेलियर या POF। ये एक बहुत बड़ा वजह है प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी के। और इन महिलाओं में क्या होता है कि हमारा अंडों का जो संख्या है वो बहुत कम होते हैं। हम लोग मेजर करते हैं AMH से, फॉलिक्यूलर स्टडी से, लेकिन ये हम देखते हैं कि ये बहुत घटता जाता है, नंबर्स बहुत ज्यादा घटता जाता है, जैसे कि प्री मेनोपॉज आ जाते हैं इन महिलाओं में। तो इन महिलाओं में 2-3 जेनेटिक कारण हो सकता है जिसको हम लोग POF के बहुत सारे जीन्स है, या फिर फ्रेजाइल एक्स बोल के एक चीज होता है, उस कंडीशन में प्री म्यूटेशन के वजह से भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। प्री म्यूटेशन का मतलब है कि पकड़ के चलिए हमारा ट्रेन का एक बोगी है, ये ट्रेन का जो बोगीज है उनके बीच हमारा छोटा छोटा जो ट्रेन का लिंकर्स रहता है वो है। अगर आप एक लिंकर के वजह से 2-3 लिंकर लगा देंगे तो क्या हुआ, ट्रेन का एक बोगी और दूसरा बोगी बहुत ज्यादा फर्क हो गया। लेकिन ये ट्रेन के लिए प्रेशर हो गया उसको पुल करने के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा लिंकर हो गया। तो किसी किसी महिलाओं में ऐसे जितना होना चाहिए ये लिंकर, पकड़ के चलिए कि एक होना चाहिए, एक से ज्यादा 3-4 रहता है। तो 3-4 में इस महिलाओं में कोई इश्यूज नहीं होता, लेकिन ये हमारा फर्टिलिटी फैक्टर इफेक्ट करता है। फिर से हम लोग क्रोमोसोम्स में आएंगे। क्रोमोसोम्स जैसे मैंने बोला लड़कों का 46XX होता है, लड़कियों XY होता है, लड़कियों का 46XX होता है। अब ये 46XX जो है किसी किसी महिलाओं में ये 2X के जगह 1X रहता है और इसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ये महिलाओं में पीरियड्स हो नहीं सकता, कभी कभी किसी महिलाओं में पीरियड्स होता नहीं है, किसी किसी महिलाओं में पीरियड्स होते हैं क्योंकि ये मोजेक में रहता है। जैसे कि हम लोग फ्लोर मोजेक की बात करते हैं, यहाँ पर भी वैसे मोजेक्स रहता है। जैसे कि एक सेल में 46XX है लेकिन दूसरी सेल में 46X0 है, इसको मोनोजोमी X बोलते हैं। तो इसके वजह से भी इन महिलाओं में प्रेगनेंसीज के इश्यूज आएंगे, यहाँ तक कि इन महिलाओं में कंसीव होगा तो मिसकैरेज के भी इश्यूज आएंगे। तो आपको अगर, तो ये मेजर वजह होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वजह हो सकता है जो मैंने बोला इनके बाहर है। तो इनको हम बोलते हैं कि जैसे कि थ्रोम्बोफिलिया, हम लोग लास्ट डे प्रेगनेंसी लॉस के वजह से थ्रोम्बोफिलिया की बात कर रहे थे, लेकिन थ्रोम्बोफिलिया का कुछ जीन्स है जो बहुत अपस्ट्रीम है। ऐसे एक जीन है जिसको हम लोग HRG बोलते हैं, histidine rich regions. These genes also will cause some issues. These genes actually ensure कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका प्रेगनेंसी आ रहा है लेकिन ठीक से एंजियोजेनेसिस, वो ठीक से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आपको रेगुलर पीरियड्स आ गया लेकिन आपको मे बी एक दिन लेट से पीरियड्स आ गया लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ऐसे भी मिसकैरेजेस होते हैं। अब दूसरा चीज हो सकता है, जैसे मैंने दूसरे दिन भी बताया, ये प्रेगनेंसी लॉस और से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। ये ऐसा है कि कभी कभी हो जाता है कि हमने ऐसे 2 पेन लिया, आप पकड़ लो, 2 पेन का ये जो कैप है अगर हम अदल बदल कर दे तो ये यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे रख गया, तो ये भी 2 पेन है। लेकिन जब बच्चा हो रहा है तो ऐसा है कि ये सॉक्स की तरह है, इसको ठीक से सही से मिलना पड़ेगा, मैच सही होना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो मैच सही नहीं होगा, अगर सही मैच नहीं होगा तो फिर
आपको समझ में नहीं लाएगा, लेकिन उससे पहले ही प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, तो आपको नॉर्मल पीरियड्स आ जाएगा। तो ये भी एक बड़ा वजह है अनएक्सप्लेन्ड, जिसको हम अनएक्सप्लेन की तरफ से ही बोलते हैं या फिर क्रोमोसोमल वजह के बोलते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये हो गया अलग से मेल फैक्टर्स फीमेल फैक्टर्स। हमने फिर से बोला कि मेल फीमेल दोनों के वजह से हो सकता है। ये कैसे होता है? ऐसा कुछ चीज रहता है, जैसे पकड़ के चलिए कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अलग स्पर्म है, अलग एग है, अंडा अलग है, अलग शुक्राणु है, लेकिन जब ये लोग मिल रहे हैं, ये मिलके जो बना रहे हैं उसमें इश्यूज आ जा रहा है, या फिर जो फीमेल है उसके अंदर एंटी स्पर्म्स एंटीबॉडीज हो रहे हैं, तो ये वजह से भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकते हैं। तो इन द सेंस आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको हम देख के चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि जैसे कि इनफर्टिलिटी आ गया, तो ये सारे वजह, इतना सारा वजह है कि प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारा जेनेटिक कारण भी है जो ओवरलैपिंग है, और इसी वजह से इस वजह को जांच करके ही हम लोग इनफर्टिलिटी का हल ढूंढ सकते हैं। और अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की बात करें तो, और उसमें जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना परसेंटेज रहता है कि आपको पता चल रहा है कि ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है वो जेनेटिक रीजंस की वजह से है? देखिए, पहले हर जब इनफर्टाइल कपल्स आते हैं, पहले चीज जो है हम लोग जो करते हैं वो है कि बेसिक वर्कअप करना पड़ता है। ये क्रोमोसोम्स का, ये हार्मोन्स का बेसिक वर्कअप हो गया। अब बेसिक वर्कअप पर होकर भी, और अगर हम देख रहे हैं कि स्पर्म्स घटा हुआ है, वजह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जेनेटिक कॉजेस के लिए ढूंढेंगे। ये ब्लड टेस्ट होता है जहां से हम लोग कॉज ढूंढ सकते हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि 60 से 10% जो अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसीज होते हैं, इसका एक जेनेटिक कॉज होते हैं, और अबाउट आपका यू कैन से 15% रीजंस भी क्रोमोसोमल कारण से हो सकता है। सो एक हो गया जेनेटिक कारण और एक हो गया क्रोमोसोमल कारण। तो पहले ऐसे होते थे कि पहले ये जांच नहीं किया जाता था, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसे कारण है जो जब हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोगों को मिल जा रहा है। यहाँ पे बोलना चाहिए कि और एक वजह है जो प्रेगनेंसी आई एम सॉरी जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के काम में आता है, इसको हम लोग एपिजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। एपिजेनेटिक फैक्टर क्या मतलब है? जो जेनेटिक्स को मॉडिफाई करता है, जैसे कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, ये जेनेटिक्स को मॉडिफाई करता है। अब ये जो फैक्टर्स है, ये ऐसा है कि ये स्पर्म के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है, या फिर हमारा अंडा के अंदर ऐसे माहौल क्रिएट कर रहा है कि ये अंडा या शुक्राणु ठीक से काम नहीं कर सकता। इसका जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, और वो ठीक से इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से भी ये हम डायगोनाइज नहीं कर सकते, और यहाँ पे डोनर स्पर्म डोनर एग का जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि सारे टेस्ट जब नॉर्मल होते हैं और कुछ वजह नहीं मिल रहा है, तो ये वजह होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड जो वजह है वो हम लोग कुछ तो डायगोनाइज हो जाता है जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, लेकिन ऐसा भी है जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के बाहर है, जो एपिजेनेटिक्स माना जाता है, और यहाँ पर डोनर स्पर्म डोनर एग लेकर ही काम करना पड़ता है। और किस तरह के ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं? जब आप देखते हैं, डायग्नोस किया जाता है, तो किस तरह के ये डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं? जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो सकता है, फ्रेजाइल एग्स का प्री म्यूटेशन हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम का मतलब है कि X0 हो गया, 2X रहना चाहिए, X0 हो गया, ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है, और कुछ ऐसी चीज होते हैं जो बहुत कॉमनली मिलते हैं लेकिन सब में ये नहीं होता। जैसे कि आप मान के चलो कि जिसमें सिस्टिक ओवरीज रहते हैं और हार्मोन की इश्यूज है, तो उनमें भी ऐसे जो पॉलिसिस्टिक ओवरी होता है, इसमें भी समटाइम्स प्रेगनेंसी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आ जाता है, और इन लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया जैसे है कि प्रोलैक्टिन ज्यादा रहने से उसमें प्रॉब्लम होता है। कुशन सिंड्रोम, CAH, गैलेक्टोजेमिया, ये सारे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो ऐसे इंसान नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर
जब हम लोग जेनेटिक जांच कर रहे हैं या फैमिली हिस्ट्री ले रहे हैं, वो हम लोगों के पास वो क्लियर हो जाता है और इसी वजह से भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आ जाता है। और जांच की आपने जो बात की, तो इसका पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? बेसिक हार्मोन टेस्ट है, क्रोमोसोम के लिए कैरियोटाइपिंग है। अगर आपका जेनेटिक एक्सपर्ट को लगे तो वो हायर टेस्ट बोलेगा, जैसे कि माइक्रो एरे हो सकता है, वो कम यूज होता है लेकिन हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके फैमिली हिस्ट्री पे। दूसरा चीज जो होता है कभी कभी वो है जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जिसको हम लोग एक्सोम सीक्वेंसिंग होते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसको पैनल के रूप में बेचते हैं, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी पैनल, फीमेल इनफर्टिलिटी पैनल। लेकिन ये सारी चीज पहले एक जेनेटिक एक्सपर्ट और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लेकर ही करना चाहिए, नहीं तो ऐसे खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले बेसिक टेस्ट होना, बेसिक एनाटॉमिकल स्क्रीनिंग होना कि जैसे हमने बोला कोई ट्यूमर्स है कि नहीं, आपका ट्यूब सारे ठीक है कि नहीं, तो ये बेसिक टेस्ट पहले होना जरूरी है। फिर से उसके बाद ही हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और टेस्टिंग के बाद अगर जैसे आपको प्रॉब्लम का पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, और क्या जेनेटिक फैक्टर्स मौजूद होने के बाद एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? जी बिल्कुल। तो बेसिकली हमारा पहला चीज जो रहेगा वो ये है कि वजह क्या है। जैसे पकड़ के चलिए कि हम लोगों को मिला कि ये ट्यूमर की वजह से है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेगनेंसी आने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूमर को हटा दो, प्रेगनेंसी आ जाएगा। कुछ हार्मोन का लेवल्स का कुछ चीज इश्यूज है, तो आप उस हार्मोन को करेक्ट करो, प्रेगनेंसी आ जाएगा। लेकिन जहां पर हमारा स्पर्म्स बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन है। हमने बोला कि अभी तक एजेडएफ फैक्टर के बारे में बोला आपको, तो एजेडएफ मैंने बोला कि वो ऐसे चार महल घर की तरह है ना, चार स्टोरी बिल्डिंग की तरह है। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा बिल्डिंग में झमेला है। अगर आपका ए और बी में झमेला है तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, डोनर स्पर्म का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर सी और डी में झमेला है तो बेसिकली कोई टेक्निक्स है जिसको हम लोग टेसा या पैसा बोलते हैं। इसका मतलब है जब हम लोग टेस्टिस का बायोप्सी लेंगे, उनमें हमको स्पर्म मिल जाएगा, ठीक है, और इस स्पर्म मिल जाएगा तो इससे हम लोग इक्सी मेथड से प्रेगनेंसी ले सकते हैं। ये हो गया स्पर्म्स के बारे में। अब अगर हम एग्स के बारे में बोलेंगे तो ऐसा है कि अगर oocytes के बारे में बोलेंगे तो ऐसा है कि अगर प्री म्यूटेशन है तो इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर फ्रेजाइल एग्स का प्री म्यूटेशन है, या फिर अगर आपका एम्प्टी ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे एम्प्टी oocyte सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, तो उसमें हम लोग देयर इज नथिंग मच टू डू, देयर इज वेरी लेस थिंग्स टू डू। बट लेकिन अगर आपका टर्नर सिंड्रोम है तो आपका बेबी आ सकता है थ्रू पीजीटी, ऐसे है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करके हम लोग एम्ब्रायो में देखेंगे एम्ब्रायो सही है कि नहीं, वो अच्छा वाला एम्ब्रायो आप में वापस डाला जा सकता है। कभी कभी ऐसे है कि किस वजह से हमारा जो अंडा है वो कम है, अगर देखा गया तो कुछ थेरेपीज है जिससे हम लोग अंडा का संख्या बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसा है, या फिर अंडा का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, संख्या बोलना नहीं चाहिए, क्वालिटी बोलना चाहिए, अंडा का क्वालिटी अच्छा कर सके, तो ये सब चीज में आपका नेचुरली भी प्रेगनेंसी आ जाएगा। लेकिन किसी किसी वजह ऐसा है, अगर जेनेटिक फैक्टर्स स्पेशली लड़कियों में है, तो किसी किसी वजह ऐसा है जहां पे हम लोगों को डोनर लेकर ही काम करना पड़ेगा। ओके। और इसका जो सक्सेस रेट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखिए, अगर सिंपल हार्मोनल इश्यूज है, हमारा जो एक्सेस है उसका पर्टर्बेशन है, तो सक्सेस इशू इज द सक्सेस रेट्स आर वेरी हाई, यू गेट अ सक्सेस ऑफ अबाउट 60 to 70%। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जेनेटिक टेस्टिंग, लाइक जेनेटिक टेस्टिंग इन द एम्ब्रायो, हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करके एम्ब्रायो का जांच करा के उसको वापस डाल रहे, तो ये डिपेंड करेगा मेथड के ऊपर, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सी कर रहे हैं या फिर आईवीएफ कर रहे हैं, तो उसका जो परसेंटेज है वही रहेगा, ठीक है। एक सक्सेसफुल आईवीएफ का जो परसेंटेज है, या सक्सेसफुल एक्सी का जो परसेंटेज है, या फिर आपका सक्सेसफुल आईयूआई का जो परसेंटेज है, आपका वही परसेंटेज बनेगा आपका सक्सेस पाने के लिए। बट यहाँ पे ये मान के चलना जरूरी है कि हम लोग जो वजह आपका इनफर्टिलिटी हो रहा है उसको हटा रहे हैं,
तो इसीलिए आपका नॉर्मल जो जब आप ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी उसका उससे इसका चांसेस, क्योंकि अभी हम लोगों को कारण पता है, इसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ये एक पर्सपेक्टिव है एक्चुअली कि जहाँ पे एक प्रॉब्लम था ना समझ के आप लोग ट्राई कर रहे थे, अभी प्रॉब्लम का पता चल गया तो उसको हम लोग उसका उपचार करके हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे लिए आपका प्रेगनेंसी लाना आसान हो जाता है। और क्या अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या बेबी पे आगे इसका किसी तरह का असर पड़ता है? क्या कोई एबनॉर्मेलिटीज होती है इसकी वजह से? जैसे हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग पहले से इसको बोल देते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कुछ आएगा, तो उसका कुछ जांच रहता है जो हम लोग डायरेक्टली ये भ्रूण में या एम्ब्रायो में कर सकते हैं। दूसरा चीज जो ये है कि हमारे लिए अगर क्रोमोसोमल इश्यूज है तो फिर नॉर्मली इसका जांच किया जा सकता है पहले से ही। अगर आप जांच नहीं कर रहे हो तो एक रिस्क रहेगा। जैसे कि AZF फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग वाई क्रोमोसोम के वजह से बोला, तो अगर ये लड़का होगा तो लड़के में ऐसे प्रॉब्लम्स फिर से आने का चांसेस रह जाएगा। तो वजह के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आता है तो हम लोग वो आपको इत्तला कर देते हैं और वैसे ही काम किया जाता है ताकि हम लोगों को एटलीस्ट पता चल सके प्रेगनेंसी के दौरान कि तब पेट में कुछ जांच करके इन्वेजिव टेस्टिंग करके कि ऐसा कुछ है कि नहीं, बच्चा सही है कि नहीं, तो ये भी जांच हो सकता है। या फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा ये जांच हो सकता है कि वो सही है कि नहीं। तो ये तो बात हो गई कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, उसके बाद पता चल रहा है कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। अगर किसी की नॉर्मल प्रेगनेंसी है और उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, आगे भी कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसमें अगर किसी तरह का जेनेटिक इश्यू निकल कर सामने आता है तब फिर क्या पॉसिबिलिटीज है, चांसेस क्या है? देखिए, इट विल डिपेंड ऑन कि क्या पॉसिबिलिटीज निकलता है और फैमिली क्या चाहता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चीज होता है कि देखिए जो फैमिलीज को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी किसी फैमिलीज में होता है कि अच्छा मेरा बच्चा अगर इनफर्टाइल ही रहेगा तो रहेगा, बाद में बहुत कुछ हो जाएगा, अभी तो छोटा है, 20 साल बाद साइंस तो प्रगतिशील है तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, तो हम लोग प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग वो देखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है जिसमें बच्चे में बीमारी आ रहा है जैसे आपने बोला, तो वहां पे नॉर्मली जेनेटिक बीमारियों का इलाज नहीं होता है। हमारे पास इलाज नहीं हो सकता, हमारे पास मैनेजमेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि पकड़ के चलिए कि अब मेरा डायबिटीज है, तो मेरा डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो रहा है, मैं दवाई खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल बदल रही हूँ, मेरा डायबिटीज कम घट सकता है लेकिन मेरा डायबिटीज जा नहीं रहा है। तो इसको मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोग डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, डिजीज कहीं पे जा नहीं रहे लेकिन डिजीज कंट्रोल में है। तो कुछ कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वैसे बीमारियां हैं तो हम लोग वैसे करके फैमिलीज को बताते हैं। ये फैमिली के ऊपर होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, कि वो बच्चे को आगे जाके जन्म देना चाहते हैं या बच्चे को आगे जाके जन्म नहीं देना चाहते। कुछ कुछ ऐसा होता है कि जहां पर ऐसे 100% पता चल जाता है कि ये बच्चा तो सरवाइव ही नहीं करेगा, ये पेट के बाहर आएगा तो बच्चा इंतकाल कर जाएगा। ऐसा कुछ अगर है तो वो बोला जाता है पेरेंट्स पे। फिलहाल चॉइस तो पेरेंट्स का ही है कि उसको आगे बढ़ना है या नहीं करना है, लेकिन उनको हम लोग एक 365 व्यू दे देते हैं कि इसको आगे क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, तो उसी हिसाब से वो लोग आगे बढ़ेगा, फैमिलीज आगे बढ़ेंगे, डिसीजन तो उन लोगों का ही रहेगा। ओके और अगर मैं पूछूं आपसे कि लास्ट में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे तमाम जो दर्शक है या जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं और वो भी जेनेटिक फैक्टर्स उनमें इन्वॉल्व है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये कि आप निराश ना हो। निराश होने का अभी कोई वजह नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता है जहां से प्रेगनेंसी आ सकता है। एक चीज वो है, ये आसान हो जाता है अगर हम लोगों को कारण पता होता है। कभी कभी कारण पता होने के बाद भी
इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन आपको आप अपने आप को वो समय दे और जांच ठीक से करें, देखिए कि जांच ठीक से हो रहा है, ताकि आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। तीसरा चीज ये है कि कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं उसको बाहर जाके कुछ करना पड़ता है। जैसे आप शायद सोच रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी आएगा अपने स्पर्म से, अपने एग से, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो अपना विचार को थोड़ा सा खुला रखना जरूरी है कि हम लोग एक्सेप्ट करें जो इश्यूज है उसको, और उससे आगे बढ़े, उसको ही बड़ा ना बनाए और उसको वहां से आगे बढ़े। इन सबको कहने के बाद एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग निराश होके घर पे मत बैठे रहिए। आप लोग ये देखिए कि आपका वर्कअप सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत ही आसान चीजें होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस या छोटा सा एक ट्यूमर, और वो अगर नजर में आ जाएगा तो आप आसानी से पेरेंट्स बन सकोगे। तो अपने आप को निराश होके अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो जांच ठीक से नहीं होगा। हाँ, पैसा थोड़ा सा लगता है, पैसा जाएगा, लेकिन कुछ ढूंढने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही सोच लो कि वही है, लेकिन जांच सही से होना चाहिए। और वो इंश्योर करना चाहिए कि जांच सही से हो, आपको सलाह सही से मिले। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पर तो बात करते हैं, उन विषयों को उठाया जाता है कई प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अनछुए रह जाते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो जेनेटिक फैक्टर्स का होता है। तो इसीलिए आज हमने इस विषय को उठाया है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए और जानकारी बहुत अच्छी तरीके से देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकिता। थैंक्स। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर दीपांजना दत्ता ने बताया कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या होती है, किन वजहों से होती है, और उसमें जेनेटिक फैक्टर्स का कितना बड़ा योगदान होता है, और क्या कुछ टेस्ट किए जाते हैं इसे डायग्नोज करने के लिए, और क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, and always stay with Zendy. Thank you so much.